कुछ समस्याएं हो कर सकते, परंतु सब चीजें सरकार प्रशासन कानून के सामने खोली जाएंगी, और खोली नहीं जाएंगी, कहा जाता है नंगा नाच किया जाएगा। विशाल गौरव समान अधिकार आयोग का काम ही नंगा नाच करने का है, जिससे कि लोगों को पता लगे कि सच क्या होता है। अगर सच पता लगेगा तभी जाकर के समाज में परिवर्तन आएगा, और उसी परिवर्तन को लाकर हमेशा विशाल गौरव समान अधिकार आयोग निर्भीक, निडर और लड़ाई लड़ता है। आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी निर्मला मैडम ने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें निर्मला मैडम जी ने आप लोगों से एक सलाह ली थी कि क्या हम लोगों को पैसे लेने चाहिए, यानी क्या हम लोगों को पैसे लेने चाहिए कहकर इस तरह की एक बात कही गई थी। तो उसको लेकर के सभी लोग यहाँ पर थे। जिन लोगों ने देखा, मैं उन लोगों से यही कहूंगा कि उसमें एक नंदी दलाल करके है, नंदी बाबा, जिसको लोग आप लोग नंदी बाबा के नाम से जानते हैं, पीड़ित पुरुष जिनको नंदी बाबा के नाम से जानते, वो दलाल जब भी पैसे की बात आती है, आपको मैं बताऊं 2022, मेरे ख्याल से 22 या हाँ 2022 की बात है, 21 या 22 की बात है, जब मैं इससे मिलने गया। हाँ, वो वीडियो भी हमारे इस पेज पर आपको मिल जाएगा। तब वहां पे बात हुई थी, तब इसने भी वही एक ही शब्द फिर से बोला था कि विशाल जी, आप ना फ्री में काम करना बंद कर दीजिए। फ्री में जो होती है इज्जत नहीं होती, मान नहीं होता, सम्मान नहीं होता, आप पैसे लेने लगी। ठीक है, आप अपना नंबर दीजिए, हम रिचार्ज कराएगा, हम लोगों से पैसे दिलाएगा, ये करेगा वो करेगा। परंतु विशाल गौरव समान अधिकार आयोग ना कल किसी से पैसे लेता था, ना आज किसी से पैसे लेता है, ना किसी से पैसे लेगा। जब वकीलों और एनजीओ, उन वकीलों की बात कर रहा हूं जो यहाँ पर दिखावा करते हुए नजर आते हैं, हम पीड़ित पुरुष की लड़ाई लड़ते हैं, उन वकीलों की यहाँ पर हम कपड़े उतारते हैं फाड़ फाड़ के, उन वकीलों की, उन एनजीओ के हम कपड़े यहाँ पर उतारते हैं जो कहते हैं हम पीड़ित पुरुष की लड़ाई लड़ते हैं, जो कहते हैं कि हम 498A 125 DB में हम जो की कोशिश करते हैं का दिलाते हुए। अगर इंसाफ दिलाने की बात आती है तो अतुल सुभाष को इंसाफ मिला? मैं बताऊं, क्या अतुल सुभाष को आज तक पुरुष आयोग बनाने वाली संस्थाएं, या फिर ये वकील, जितने वकील लड़ने वाले, मेरे ख्याल से सैकड़ों लाखों वकील होंगे, परंतु फिर वही एक बात बताऊंगा और मिर्ची लग जाएगी वकीलों के पाछा में। पाछा मतलब समझते हैं? गांड में, शुद्ध हिंदी में गांड बोली जाती है, मिर्ची लग जाएगी एनजीओ के भी, और उन एनजीओ के दलाल वकीलों की भी, जिनको यहां पर मैं एक्सपोज करूंगा। आपको पता होगा कि 30,000 कोर्ट, दिल्ली का जो 30,000 कोर्ट है, उस 30,000 कोर्ट में जब एक वकील को थप्पड़ लगा था, सिर्फ एक वकील को, एक पुलिस वाले ने थप्पड़ मार दिया था, आपको याद होगा, इतिहास है ये। ठीक है, तो जब एक पुलिस वाले को थप्पड़ मारा गया था, तो हमारे देश की बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी वकीलों का एक संगठन जिसको कहा जाता है, हिंदुस्तान में सर्व बड़ा संगठन है, वो संगठन ने क्या किया था आपको पता है? हिंदुस्तान के सारे न्यायालय बंद करा दिए थे सिर्फ एक वकील को इंसाफ दिलाने के लिए। ठीक, परंतु हमारे देश में यही वो लोग हैं जो जानते हैं कि आज पुरुषों पर अत्याचार हो रहा है, झूठे रेप के मामले, झूठे पोस्को के मामले, परंतु जब उसमें विशाल गौरव समान अधिकार आयोग कहता है कि नार्को टेस्ट कंपलसरी होना चाहिए, ब्रेन मैपिंग कंपलसरी होना चाहिए, पोलियोग्राफी कंपलसरी होना चाहिए, तो उसमें जो एक वकील है मुंबई का, अपने आप को मुंबई हाई कोर्ट का वकील बताता है, सचिन गुंजाल भड़वा, इसको भड़वा बोला जा सकता है, वो भड़वा क्या कहता है कि हम कोई क्रिमिनल थोड़ी हैं। अरे, ये पुरुष आयोग के नाम पर, पुरुष आयोग के नाम पर पुरुषों को लूटने वाले दलाल हैं, सावधान हो जाएं इनसे। अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य बच सके तो सावधान हो जाइए, और अगर आप सावधान नहीं होंगे तो इंतजार करिए अपने बर्बादी का। ठीक है, इन दलालों के साथ रुक करके, जैसे अभी एक राकेश यादव जी हैं, उन्होंने लाइक किया, लाइक नहीं करना है हमारे वीडियोस को, लाइक करके क्या होगा भाई, हम यहाँ पर टीआरपी कमाने नहीं आए,
जैसे कुछ लोग होते हैं, विशाल जी आप इतने सालों से वीडियो बना रहे हैं, आपको तो फेसबुक से अर्निंग आती होगी। भाई यहाँ पर विशाल गौरव समान अधिकार आयोग कोई अर्निंग करने नहीं आया है। यहाँ पे विशाल गौरव समान अधिकार आयोग जो है वो दलालों की पोल पिटारे खोलने आया है। वो यहाँ पर ये साबित करने आया है कि अगर आज आप चाहते हो कि समाज में गंदगी दूर हो तो आओ और एक होकर के। क्यों? क्योंकि जितने लोग कहते हैं कि जी सबके लड़ाई लड़ने का तरीका अलग अलग, भी एक संजीव कुमार है, संजीव कुमार तो एक नंबर के दलाल है। क्यों? क्योंकि वो नंदी बाबा को भी जानते होंगे, नरेश मेहंदी दत्ता और बाकी अदरवाइज लोगों को भी जानते होंगे। अरे भैया ये लोग जो है जंतर मंतर पे बुला लेते हैं, जितने भी पीड़ित पुरुष हैं, जितने भी पीड़ित परिवार हैं, इन लोगों को जंतर मंतर पर ये बुला लेते हैं। और जंतर मंतर पे बुलाने के बाद, जंतर मंतर पे बुलाने के बाद होता क्या है, मुझे आज तक बताओ ना, मैं भी तो जानना चाहता हूँ कि जंतर मंतर पे होता क्या है। क्योंकि अगर कहा जाए कि जंतर मंतर पे इंसाफ मिलता है तो मैंने तो आज तक देखा नहीं। 22 सालों से, 23 सालों से, 24 सालों से हर पीड़ित पुरुष जा रहा है। आपको मैं बताऊं, हमारे साथ जुड़ी हुई निर्मला मैडम जी भी कई बार, एक को बार नहीं अनेकों बार जो है अपना समय निकाल कर गुजरात से दिल्ली जा चुकी हैं। दिल्ली में रहना, खाना, ये वो अल्लम गल्लम अगड़म सगड़म कर कर आके उनके खर्चे भी हुए। अब कोई कहे कि जी एक दिन में तो क्रांति नहीं आती, तो भाई साहब असली में डंडे पे तो क्रांति कभी जिंदगी में आई नहीं थी। जैसे कहा जाता है, हमारे देश में कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी आजादी लाए, परंतु सच्चाई तो ये नहीं है कि महात्मा गांधी जी आजादी लाए। सच्चाई तो ये है कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, सरदार पटेल जैसे लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, तब जाकर आजादी आई। ठीक है, अभी आप खुद ही देखिए कितने ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पे, आपके यूट्यूब, फेसबुक, अदरवाइज सोशल नेटवर्किंग पे चल रहे हैं कि जो आपके गांधी जी थे, नेहरू जी थे, ये तो अंग्रेजों के साथ दोस्ती यारी थी इनकी, बहुत अच्छी वाली फ्रेंडशिप थी। अब कोई इस बात को कहे कि जी ऐसा नहीं है, तो क्या ये सारे जो तथ्य हैं वो झूठ हैं? अब सीधी सीधी बात है, ये बात भी मैं एग्री करता हूँ कि भाई देखिए, जैसे इंदिरा गांधी जी थी, अब इंदिरा गांधी जी जो थी उनका देखा जाए तो हमारा हिंदू सनातन धर्म ये कहता है कि भाई लड़की जिस रिलीजन में शादी कर ले, जिस कास्ट में शादी कर ले, वो उस कास्ट की हो जाती है। और आप लोगों को भी पता है कि इंदिरा गांधी जी के जो हस्बैंड थे उनका नाम यूसुफ खान था, तो वो तो मुसलमान हो, फिर भी उसके बावजूद भी अगर कहा जाए कि ये जो है हिंदू परिवार है, तो भाई ठीक है, जो मानता होगा मानता होगा, मैं भी इस बात को तो पूरी तरह से डिनाई करूंगा। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद अगर हम कहते हैं कि भाई अगर आज ये हो रहा है, जो आज एक तरफा ये घटिया कानून है, जैसे संजीव जी ने कहा कि सबके लड़ाई लड़ने के तरीके अलग हैं, तो मैं उन संजीव जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या लड़ाई करने के तरीके ये हैं कि निर्मला मैडम जी ने सिर्फ ये पूछा कि अच्छा बताइए कि क्या मैं जो फ्री का काम कर रही हूँ, मैं लोगों को जो फ्री में जागरूक कर रही हूँ, क्या मुझे वो नहीं करना चाहिए, क्या मुझे भी पैसे लेने चाहिए? तो जो वो दलाल है, नंदी बाबा करके जो नाम है, दिल्ली का रहने वाला है, ये दलाल क्या लिखता है मैं आपको बता दूं कमेंट में, निर्मला दिनेश समान अधिकार आयोग गुजरात पर आप जाके देख सकते हैं, फ्री काम करेंगे बहन तो कोई आपको इज्जत नहीं मिलेगी। यानी पीड़ित पुरुषों को लूटने वाले लोगों के पास ही पीड़ित पुरुष जा रहा है, और उसके बाद कहता है इंसाफ नहीं मिलता। अरे इंसाफ तो तब मिलेगा भैया जब तुम सही आदमी के पास जाओगे, जब तुम सही आदमी के साथ तब तुमको इंसाफ मिलेगा। पर दलालों के साथ रहोगे तो फिर तो भैया तुम दलाल ही बनोगे। आज जो हो रहा है कि भाई इंसाफ नहीं मिल रहा, तो इंसाफ न मिलने का कारण यही है कि भाई तुम लोग जिन लोगों के साथ यहाँ पर दे रहे हो, तुम लोग जिन लोगों के साथ यहाँ पर मौज मस्ती कर रहे हो, उन्हीं लोगों ने तुम्हारी जिंदगी को खराब किया हुआ। तो आओ, कहाँ पर? विशाल गौरव समान अधिकार आयोग की तरह काम करो। आओ, जरूरत नहीं है कहीं इधर उधर जाने की।
आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर जाने की कहीं जरूरत है तो वो है इस विशाल गौरव समान अधिकार आयोग से सीखिए, और सीख कर सोशल मीडिया पर बताइए कि नारकोटिक्स की, जैसे अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के कोने कोने की सभी मीडियाज को मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मैं पोस्को पर एक बहुत बड़ा इंटरव्यू देना चाहता हूं, और उस इंटरव्यू से मैं साबित कर दूंगा कि आने वाले पुरुषों के पास सरकारी नौकरी तो छोड़िए, प्राइवेट नौकरी भी नहीं होगी अगर आज इस पोस्को के केस में नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और पोलियोग्राफी जैसे टेस्ट कंपलसरी नहीं किए गए। तो आपको पता ही होगा कि जिन लोगों पर एक बार सरकारी मुकदमा, एक केस लग जाता है, उन लोगों को कभी भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती। तो सोचिए, जब सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो फिर प्राइवेट नौकरी की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की जो गंदगी हमारे समाज में फैलाई जा रही है उसका एक मुंह तोड़ विरोध हो, मुंहजोर विरोध हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? विशाल गौरव समान अधिकार आयोग की तरह एक छत के नीचे आकर अपनी बातों को सरकार तक, प्रशासन तक, कानून तक पहुंचाना पड़ेगा। आज जो हो रहा है एक तरफा घटिया कानून, उस पर अगर हम लोग चाहते हैं अंकुश लगे तो फिर क्या करना है वो आपको बता दिया जाता है। विशाल गौरव समान अधिकार आयोग ने आज तक किसी से पैसे नहीं लिए। निर्मला दिनेश समान अधिकार आयोग गुजरात ने आज तक आपसे पैसे नहीं लिए। क्षमा प्रवीण समान अधिकार आयोग ने आज तक आपसे पैसे नहीं लिए। परंतु जितने भी लोग हैं, कोई हस्ताक्षर अभियान के नाम पे पैसे ले रहा है, कोई सदस्य बनाने के नाम पे पैसे ले रहा है, कोई आपका जंतर मंतर पे प्रोग्राम के लिए पैसे ले रहा है, कोई बनारस में प्रोग्राम के पैसे ले रहा है, कोई कानूनी सलाह देने के नाम पे पैसे ले रहा है, परंतु कोई ये क्यों नहीं बताता कि भाई अगर आपको कहीं भी राहत मिलेगी, आपको यानी पीड़ित पुरुष और पीड़ित परिवारों को अगर कहीं से भी सुरक्षा और राहत मिलेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ है क्या? केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई कहे कि सर्वोच्च न्यायालय में इंसाफ मिलेगा तो मुझे दिखाओ वो सर्वोच्च न्यायालय का इंसाफ। आज तक आपको पता है कि आप खुद देखिए कि जब आपने देखा होगा कि आपने निर्भया कांड देखा था। निर्भया कांड में सोचिए कि साबित हो गया था कि जो नाबालिग लड़का था जिसने उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड दी थी, ठीक है, उसको नाबालिग कहकर छोड़ दिया गया, उसको नाबालिग बता के छोड़ दिया गया। अब सोचिए कि हमारा जो कानून है, हमारे भारत को जो संविधान है, वो क्या करता है? अधिकतर लोगों को जो कहा जाए क्रिमिनल्स हैं, सही क्रिमिनल्स, अब उनको आजादी दे दी जाती है कि मौज लो। झूठे केस करने वाले लोग मजे ले रहे होते हैं, और जो सही मायने में बेगुनाह होता है, इंसाफ मांग रहा होता है, वो दिन ब दिन चक्कर काटता है, वो कोर्ट के चक्कर काट रहा होता है, वो हर चीजों को देख रहा होता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि जो आज ये हो रहा है इस पर अंकुश लगे, तो उसके लिए सिर्फ आपके पास एक मात्र विकल्प है कि विशाल गौरव समान अधिकार आयोग, क्षमा प्रज्ञा समान अधिकार आयोग को समझें कि वहां पर आपको किस तरह से जागरूकता दी जा रही है। उस जागरूकता को लेकर अगर आप लोग आगे आएंगे तो ही अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आज एक तरफा घटिया कानून है, इस घटिया कानून का अंत तभी होगा जब आप लोग खुद अपने पैरों पर खड़े होकर एक तरफा कानून के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम लोग तो यहाँ पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, परंतु और जितने लोग हैं, अभी आप हमारे विशाल गौरव समान अधिकार आयोग के कमेंट में या अदरवाइज कहीं भी जाकर देखेंगे तो आपको यही सुनने को मिलेगा कि सबके लड़ाई करने का तरीका अलग अलग है। अगर लड़ाई करने का तरीका अलग है तो आज तक क्यों नहीं बना पाए पुरुषों के लिए एक भी कानून? आज तक क्यों नहीं? आपको पता होगा अभी सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल गया। क्या ट्रेंड चला है? कुछ वकील आते हैं और कहते हैं कि अब महिलाएं हो जाएं सावधान, पुरुष हो जाएं सतर्क। अब जो गर्लफ्रेंड बनकर पुरुषों को लूट रही हैं उनको होगी सजा। आज तक एक बार बताइए, हम पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में 42 बच्चों को मारने वाली शबनम रानी को, सॉरी, 42 बच्चों को मारने वाली दो बहनें जो पूना के यरोड़ा जेल में बंद हैं, उनको राष्ट्रपति द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई है। क्या उनको फांसी हुई?
उत्तर प्रदेश की शबनम रानी, जिसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति के परिवार को बेरहमी से 7 लोगों को, अपने पति के परिवार के 7 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। उसको सुप्रीम कोर्ट और उसको सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति ने फांसी की सजा दी। क्या वो फांसी उसको मिली? बताइए मुझे, मैं सुनना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे जो एनजीओ और वकीलों की झुंड जिन्होंने मुझे एक झूठे केस में फंसाया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर आकर महादेव की कृपा से मैं लोगों को जो जागरूक कर रहा हूँ, जिसमें मनोज राणा जैसे दलाल अपने आप को एक संस्था बना के बैठे हैं पुरुष आयोग के नाम पर, ठीक है। फिर उसके बाद ये नंदी दलाल जो है, ठीक है, कभी इस संस्था में कूद के जाता है, कभी उस संस्था में कूद के जाता है। आपको बताऊं, ये जो नंदी करके नंदी बाबा, जो दिल्ली का नंदी दलाल में जिसको मैं बोलता हूँ, ये नंदी दलाल ना अक्षय धवन से बड़ा चिढ़ता है। क्यों चिढ़ता है बता देता हूँ। आपको पता होगा कपिल सक्सेना, मिस्टर कपिल सक्सेना थे। तो कपिल सक्सेना से जब मेरी बात हुई थी, तो उस समय उस कपिल सक्सेना को मैंने जब बात की, तो कपिल सक्सेना जी ने कहा, देखिए कि विशाल जी, इसके लिए तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो इकट्ठा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? संगठन ज्वाइन करना पड़ेगा, संस्था को ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा, संस्था के ज्वाइन करने के लिए, संस्था को ज्वाइन करने के लिए जी उसमें आपको कुछ डोनेशंस देने होंगे। भैया मैं डोनेशन नहीं दे सकता। डोनेशन मैं क्यों दूंगा भाई? किस लिए दूंगा? डोनेशन क्यों दूंगा? मैं किस लिए दूंगा मैं डोनेशन? मैं खुद एक पीड़ित हूं, 498A DV 125 से मैं खुद पीड़ित हूं, मैं पैसा क्यों दूंगा बताओ? तो कहते हैं जी तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कपिल सक्सेना के वर्ड थे। मैंने कह सकता तो टेल लेने दो, हम दिखाता है कि लोग मेरी मदद करने के लिए आएंगे। कैसे आएंगे? जब मैंने शुरू किया विशाल गौरव समान अधिकार आयोग पेज, तब मैंने शुरू किया। जब मैंने शुरू किया तो मैंने ये जान लिया था कि जितनी भी ये संस्थाएं हैं सिर्फ लूट मार रही हैं। आपको मैं बताऊं, कपिल सक्सेना के पास जो है, हमारे जो RN मित्तल मेरे अच्छे दोस्त हैं, इसी मिले हैं पुरुष आयोग लड़ाई लड़ते हुए वो, और ये नंदी बाबा जिस दलाल, ओरिजिनल दलाल तो यही है, ठीक है। क्योंकि मैं इतना जरूर जानता हूं कि RN मित्तल जो है पैसों का कभी भूखा नहीं है। ऊपर वाले की दया से उसको ईश्वर ने जितना भी दिया है ठीक दिया है। परंतु ये जो नंदी दलाल है, ये तो एक नंबर का भूखा है पैसों का, दारूबाज, ठीक है। इसका तो काम ही यही है, दारू पीने के लिए कहीं से भी पैसा चाहिए, कैसे भी आए, किसी भी तरह से। तो इसने क्या किया कि कपिल सक्सेना बीमार हुए। कहते हैं ना कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन रही, भले ही पैसा तुमने कमाया, परंतु तुमने, दुनिया ने तुमको, कहते हैं ना कि जिसका तुमने दिल दुखाया, तो ऊपर वाले ने तुमको वही, तुम्हारे किडनी फेल, फेफड़े फेल, आते फेल, ये फेल, सब कुछ तो तुम्हारा फेल हो गया। बचा क्या? कुछ पास हुआ? भगवान ने ठीक दिया, जैसा करनी वैसी भरनी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब इस नंदी बाबा का कहना था 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं कपिल सक्सेना से। उस समय कपिल सक्सेना के पास अक्षय धवन भी था, ये नंदी भी था, दोनों लगे हुए थे खींचातानी में। कपिल सक्सेना कहते हैं कि भाई हॉस्पिटल के बिस्तर पे पड़ा हुआ कपिल सक्सेना अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, और ये लोग क्या कर रहे थे? पुरुष आयोग के नाम पर जो संस्था थी उसमें सेंध रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, जो मुझे बताया गया, भाई मैं उसी पे चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि ये बात तो मुझे नंदी ने बताई थी। क्योंकि नंदी का एक ही कहना था कि देखो 10 लाख लोग लेके चला गया तो अक्षय धवन 10 लाख लोगों को पुरुष आयोग से तोड़ के लेके चला गया, ये है वो। अब सीधी सीधी बात है, अगर 10 लाख लोगों, मैं कहता हूँ, मैं खुद भी इस बात को कहता हूँ, अगर 10 लाख लोगों को अक्षय धवन तोड़ के ले गया और 1 रुपए हर महीने के हिसाब से लेगा, तो 10 लाख महीने आके आ जाएंगे। क्या जरूरत है भाई पुरुष आयोग बनने या तेल लेने जाए, ठीक। परंतु बाद में अक्षय से मेरी बात हुई तो अक्षय ने कहा नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई तोड़ ओड़ के नहीं लाया। हाँ जो भी है, जैसा भी है, कि भाई ग्रुप बना हुआ था, वो ग्रुप बंद किया गया, ये हुआ वो हुआ दुनिया भर का। फिर इस सब चीजों को लेकर के फिर एक हैं मैडम, दिल्ली की ही हैं शायद, उनको लाके हमारे लाइव में बुलवाया गया
कि भाई अक्षय धवन उनको बुआ कहता था, क्या कहता था, जो भी XYZ बहुत सारी चीजें हुई। परंतु देखिए सबके लड़ाई लड़ने का तरीका अलग है, ये अलग है, वो अलग है, करते करते क्यों, अरे बताओ ना क्यों नहीं बन पा रहा। मैं तो यहाँ पे सवाल करना चाहता हूँ पीड़ित पुरुषों से या इस नंदी दलाल से जो हमेशा कहता है कि सबको ये होना चाहिए, वो होना चाहिए है। अरे जो ये कहता हुआ नजर आए कि हम पीड़ित पुरुषों की लड़ाई लड़ते हैं, कैसे लड़ते हो भाई? वो लड़ाई लड़ने का तरीका तो बताओ, हमें भी तो पता लगे कि तुम लड़ाई लड़ते हो तो कैसे लड़ते हो भाई? लड़ाई कैसे लड़ी जाती है? अब तुम कहो कि न्यायपालिका में जाके खड़े हो, ये सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं। तो भैया पराजय किसको कहते हैं? डेफिनेशन ऑफ पराजय किसको कहते हैं? मुझे पराजय तो बता दो। अगर आज गोपाल शेट्टी को ले लेते हैं, छोटा सी बात, गोपाल शेट्टी, एक गोपी नाम के आदमी ने आपके स्टेशन पर रहने वाली एक पागल का बलात्कार किया, ठीक है। गोपी को गोपाल शेट्टी बना के जेल में डाल दिया गया। गोपाल शेट्टी की बीवी ने दूसरे से शादी कर ली। गोपाल शेट्टी के बच्चों का बचपन अनाथ आश्रम में गुजरा। गोपाल शेट्टी 7 साल बाद, 8 साल बाद जो है बरी होकर आए, और कानून ने, सरकार ने, प्रशासन ने क्या कहा? आप तो बलि का बकरा बन गए, ठीक है। अब तुम भले ही तुम जीत कर आगे, मैं तो उसे जीत नहीं समझता। तुम लोग जीत समझते होगे, जीत समझते होगे। 7 साल जिसके खराब हो गए हों, सीधी सीधी बात है, आज मेरे पे जो भी है, जिस भी कंडीशन में जो भी चल रहा है, अगर मैं इसको, मैं कहता हूं कि मैं बेगुनाह साबित होता हूं, तो मुझे मेरे जितने भी ये बिताए हुए साल है मुझे वापस चाहिए। फिर मैं कैसे लूंगा? फिर मैं वही काम करूंगा जो मुझे नहीं करना चाहिए। बेटी का भी, माँ का भी, हो सकता है और भी अधिकारी हों इसमें फंसे, जिन लोगों ने, क्योंकि सही तरीके से जांच होती तो ये स्थिति नहीं आती, ठीक है। आंख बंद करके जब हम कह रहा है कि भैया बहुत दूर जाने की जरूरत क्या है, एक सिंपल सा नार्को टेस्ट है। जिसने कहा कि भाई मेरे साथ गलत हुआ, उसका नार्को टेस्ट करा दो ना। वो कितना सत्य बोल रहा है वो तो साबित हो, वो साबित होना चाहिए कि वो कितना सत्य बोल रहा है। सबसे बड़ी बात तो थी कि अगर वो सत्य बोल रहा है तो वो साबित हो, परंतु ऐसा नहीं होता, ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा होने के लिए क्या करना है? होने के लिए आपको करना पड़ेगा कि आपको खुद को बोलना पड़ेगा, आपको खुद को आवाज उठानी पड़ेगी, आपको खुद को सामने आना पड़ेगा, तब जाकर ऐसा होगा। अगर हम चाहते हैं कि जो आज गलत हो रहा है उस गलत का अंत कैसे होगा? आपके बोलने से। उस गलत का अंत कैसे होगा? आवाज उठाने से। उस गलत का अंत कैसे होगा? जब आप निरंतर इस बात को बोलेंगे। परंतु आप क्या कर रहे हैं? आप आप मुख बंदित बैठे हुए हैं, मुख दर्शक बने बैठे हैं, और फिर आप कहते हैं कि सरकार प्रशासन कानून नहीं सुनता। सरकार प्रशासन कानून कैसे सुनेगा? सरकार प्रशासन कानून को सुनाने के लिए आपको, सरकार प्रशासन कानून को सुनाने के लिए आपको आवाज उठाने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि एक तरफा जो घटिया कानून है उस पर अंकुश लगे, आप चाहते हैं कि सरकार की आंखें खोली जा सके, तो सरकार की आंखें तभी खुलेगी जब लेंगे, जब आप आवाज उठाएंगे तब जाकर आंखें खुलेंगी। परंतु अगर आप मुख दर्शक बने हुए हैं और आप कह रहे हैं कि सरकार प्रशासन कानून नहीं सुनता है, तो सरकार प्रशासन कानून क्यों सुनेगा भाई? सरकार प्रशासन कानून को सुनाने के लिए आपके पास आवाज होनी चाहिए, एक ऐसी आवाज जो आप सरकार तक, प्रशासन तक, कानून तक पहुंचा सके। आज जो सुनवाई हो रही है, कहा जाए कि न्याय की उम्मीद तो आप करिए ही मत। न्याय की उम्मीद आप किससे करेंगे? उन दलालों से जिन्होंने परिवारों को बर्बाद कर रखा है। आज जो भी हो रहा है, मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि जो हो रहा है उस पर अंकुश लगे, तो उसके लिए जो दलाल वकील हैं, दलाल एनजीओज हैं, और जो अपने आप को पुरुष आयोग के नाम पर लड़ाई लड़ने वाली संस्थाएं बता रही हैं, उनसे सावधान रहें। क्योंकि ये जो अभी मैं आपको बताऊं, मैंने भी एक चीज और नोट करी। वो एक चीज क्या थी कि लोगों ने कहा कि कुछ लोगों ने कि जो पैसा देने में सक्षम है, ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि जो पैसा देने में सक्षम है वो पैसा दे, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु बाकियों से। तो यहाँ पे
अगर पैसे देने की और लेने की बात आएगी, पैसा लेन देन की बात आ गई, तो फिर यहाँ पे आपको मैं बता दूं, कभी भी कानून नहीं बदलेगा। कानून तब बदलेगा जब आप पैसे से हटकर काम करेंगे। ठीक है, जैसे हमने साबित किया 2017 में, जब 2018 सितंबर में आईपीसी 497 हटाया गया। आईपीसी 497 को जब 2018 सितंबर में हटाया गया तो हम लोगों ने आवाज उठाई, और उसके चलते हुए 2023 के इलेक्शन में सुप्रीम जो है हमारे अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको वापस लाने का आश्वासन दे करके 2024 में सरकार बनने के बाद वापस लाने का आश्वासन दिया था, जो कि हो गया है। परंतु मीडिया ने इस चीज को नहीं दिखाया, और आज तक मैं आपको बता दूं, टिल नाउ, आज तक कोई भी वकील है, कोई भी वकील है, वो इस बात को एग्री ही नहीं कर रहा है कि जो ये आईपीसी 497 संशोधन के साथ वापस आ गई है, इसको कोई वकील एग्री नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये केंद्र सरकार से पारित हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मान लिया, परंतु ये बात आगे कैसे पहुंचाई जाए? क्योंकि मीडिया का जो स्तर है, मीडिया जब कहते हैं ना कि जब गंध फैलाना था, गुलाबो जरा गंध फैला दो, तो मीडिया ने भरपूर सहयोग किया। ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का कि अब नाजायज संबंध होंगे नहीं, अपराध, तो खूब ऐतिहासिक फैसला, ऐतिहासिक फैसला, ऐतिहासिक फैसला बना दिया गया था। परंतु अब जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये ऐतिहासिक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था, उसको वापस ला दिया है कि भाई अब जो है कि हमारे भारत में ये अपराध होगा, तो हमारे ऐतिहासिक फैसले कहाँ चले जाते? लोगों को ये बताने की जरूरत है, लोगों को आने की जरूरत है, लोगों को आवाज उठाने की जरूरत है, परंतु लोग क्या करते हैं? सिर्फ मूक दर्शक बने हुए हैं, बोलने की जगह पर देख रहे हैं, आवाज उठाने की जगह पर सिर्फ मुख दर्शक बने बैठे हैं। और जिनको बोलना चाहिए, मैं ये हमेशा ये कहता हूँ कि भाई अगर आप बोलेंगे तो ही कुछ पाएंगे, अगर आप बोलेंगे नहीं तो क्या पाएंगे? आज एक तरफा घटिया कानून है, इसका अंत कैसे होगा? आपके बोलने से। इसका अंत कैसे होगा? आपकी आवाज उठाने से। परंतु यहाँ पर आवाज उठाने के नाम पर, सवाल करने के नाम पर मुख दर्शक बने हुए बैठे हुए हैं, और फिर कहते हैं कि जी कानून नहीं बदलता। कानून बदलवाना है तो फिर आपको लाइव आना पड़ेगा, अपनी बातों को सरकार तक, प्रशासन तक, कानून तक पहुंचाना पड़ेगा। और उसके लिए वही एक बात विकल्प है कि जैसे आपको पता होगा कि जब हम लोग 2018 में जब हम लोगों ने इस अभियान को शुरू किया था, तो उस समय फेसबुक में क्या था कि आप वीडियो बना के डाल दीजिए, वो सालों साल पड़ा रहेगा, आजीवन, जब तक आपका अकाउंट है तब तक वो वीडियो पड़ा रहेगा। परंतु जब 2018 से हम लोगों ने निरंतर वीडियोस बनाने शुरू करे, हमारे वीडियोस ऐसे वीडियोस होते हैं जिन्हें हम कभी डिलीट ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? कारण है क्योंकि भाई हम जो है इस देश के हित का काम कर रहे हैं, समाज के हित का काम कर रहे हैं, तो हमको ये वीडियो डिलीट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम कई लोग कहते हैं कि भाई विशाल गौरव गाली देता है, विशाल गौरव ये करता है। विशाल गौरव अपने लिए गाली नहीं देता। आप जैसे इसे मैं नंदी जो बाबा है, ये मेरा कौन सा पर्सनल दुश्मन है? नहीं, ये देश का दुश्मन है, ये हर उस पीड़ित पुरुष का दुश्मन है जिससे ये पैसे लेता है। अभी कहता हम किसी से पैसा नहीं लेता, हम देता है। अरे तुम पैसा नहीं लेता, तुम देता है, तो तुम्हारा ये कमेंट कैसे लिखा हुआ आता है कि मैडम जी, बहन जी, पैसा अगर आप नहीं लोगे तो आपकी इज्जत नहीं होगी। ये तो खुद ही दो तरह की बात करता हुआ नजर आता है। कहता है हम अपनी जेब से खर्च करता है। अबे भिखारी की औलाद, तू तो जिंदगी में अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च कर सकता। ठीक है, तुझे तो कहना नहीं, मुझे तो कहना नहीं चाहिए कि जब भी, मैं कहता हूं, मैं खुद इस बात को एग्री करता हूं कि भाई अगर आर्यन मित्तल कहीं जा रहा है 4 लोगों को लेके, तो पूरा पेमेंट आर्यन मित्तल करता है। अब आर्यन मित्तल का पैसा कहां से आता है? आर्यन मित्तल का तो भैया अपनी फैक्ट्री है, आर्यन मित्तल ने तो खुद लॉ कर रखी है। परंतु ये जो दलाल है, ये नंदी दलाल, ये तो भैया खाली क्या करता है कि इन सभी संस्थाओं के साथ जुड़ करके खाली अपने कमाने का धंधा इंतजाम करके रखता है। इसका यही काम है। अबे इसने अभी इसकी जो धर्म बेटी है वो रंडी बन गई है, धंधे वाली, कहाँ घूम रही है वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिसके जिसके पास उसका नंबर होगा वो स्टेटस चेक कर लो। क्यों? क्योंकि उसी धंधे वाली को तो आगे लाकर उसने मुझ पर केस कराया।
है। अब जिसको दलाली खाने की आदत हो, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इस लाइव के माध्यम से कि पीड़ित पुरुषों के बीच में ही बैठे हुए हैं पीड़ित पुरुषों को लूटने वाले दलाल। सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, कभी भी आप पर गाज गिर सकती है। आप सच बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। कलयुग का एक नियम है, अगर आपने गीता पढ़ी होगी तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ही बोल दिया था कि कलयुग में सत्य अकेला और झूठों का मेला होगा। विशाल गौरव समान अधिकार आयोग अकेला है, ठीक है। विशाल गौरव समान अधिकार आयोग के साथ अगर कोई जुड़ा है तो वो समान अधिकार आयोग है, ठीक है। बाकी यार, ठीक, मैंने कहा ना, अब जैसे निर्मला मैडम जी ने अभी 4 दिन पहले वीडियो बनाया, उन्होंने निर्मला दी ने समान अधिकार आयोग, उनका खुद का पेज है, तो उस पे आई, उन्होंने पूछा कि क्या मैंने इतना लोगों की मदद करी तो क्या मुझे किसी ने अप्रिशिएशन नहीं दिया। क्योंकि देखिए, मैं अप्रिशिएशन का भूखा नहीं हूं, तेल लेने जाए अप्रिशिएशन। मेरा अप्रिशिएशन मेरा महादेव है, महादेव है ना। ठीक है, लोगों के नजर में और मेरी नजर में भी, जब मैं यहाँ पर आया तो भी मेरा कोई अपना नहीं था, परंतु आज ऊपर वाले की दया से, महादेव की कृपा से, असीम कृपा से, महादेव की असीम कृपा से मेरे पास यहाँ पे लोगों के पास, भगवान श्री कृष्ण के पास 2 माँ थी, ठीक है। कहना नहीं चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के पास 2 माँ थी, मेरे पास तो यहाँ मान लीजिए 1 2 3 4 कम से कम 10 माँ है, 10 माँ है। सिर्फ खाली फर्क इतना है कि वो 10 माँ मेरे लिए खड़ी नहीं होती। दिक्कत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास एक जो क्षमा परवीन जैसी माँ है ना, मैं कहता हूँ हजारों करोड़ों की माँ ऐसी नहीं हो सकती जैसी मेरी माँ है, ठीक है। क्षमा प्रवीण जो माँ है मेरी, वो हजारों करोड़ों में एक है, उसके जैसी। मैं कहता हूं, एक कहते हैं ना कि चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, परंतु अगर उसको बोलना नहीं आता, अपने बच्चे के लिए लड़ना नहीं आता, तो वो माँ किसी काम की नहीं, बेकार है। उसकी कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है उस माँ का। जो अपने बच्चों के लिए लड़ ना सके, उस माँ का कोई वजूद नहीं। मैं इस लाइव के माध्यम से कहता हूं, जिन बच्चों के, जिन माँ के होते हुए अगर बच्चों पर 498A लग गया, डीवी लग गया, 125 लग गया, उन माँ का तो मर जाना ही अच्छा है, जीने की जरूरत नहीं उनको। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने बच्चे के लिए लड़ नहीं सकती तो सबसे बड़ा बेवकूफी का काम, समझे। तो ऐसी माओ को होने की जरूरत नहीं है, ऐसे माँ का होना जरूरी है, जैसे क्षमा प्रवीण आंटी जैसी। क्षमा प्रवीण जो है, क्षमा प्रवीण समान अधिकार आयोग जिनका पेज है, उनकी जैसी एक माँ होना लाख माँ होने से अच्छा है। अगर कोई कहे कि लाख माँ, सीधी सीधी बात, मैं एक सीधी, मैं बहुत, देखिए, हर माँ का अपना अपना एक रोल होता है, मैं मानता हूं, परंतु मैं यहाँ पे बात मानता हूं कि जो माँ शांत है, बिल्कुल सीधी है, ठीक है तो है, परंतु अगर उसके बच्चे पर कोई आंच आए तो उसी समय चंडी बन जाए, दुर्गा बन जाए, काली बन जाए, रणचंडी बन जाए। सार करने का तरीका एक होना चाहिए, और वो है कि सामने वाले दुश्मन को निस्तो नाबूद कर दो, उसके कपड़े फाड़ डालो, इतने फाड़ो कि उसको नंगा कर दो समाज के सामने। आज सीधी सीधी बात है, जो माए जिनके बेटों के 498 डीवी, रेप, उसको जैसे केसेस लगे हुए, और वो फिर भी अगर ये सोचती हैं कि मेरे बच्चे को इंसाफ कोर्ट में मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि आपके बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा, आपके बच्चे को खुद ही सर झुकाना पड़ेगा। क्योंकि भारत का संविधान ऐसा है, गिर चुका है, गिरा हुआ है, जो इन धंधे वालियों के लहंगे के अंदर घुसा हुआ है। वो कभी भी आपके बेटे को सर उठाने के देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 10 साल तक वो आपके बेटे को, पहली बात तो केस शुरू होने में ही 2-3 साल लग जाएंगे, तब तक 2-3 साल तक वो आपका बेटा वहां पे, उसको मेंटली तोड़ा जाएगा, हर महीने कोर्ट में बुलाया जाएगा, और कोर्ट में बुलाने के बाद उसको तोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो हर महीने कोर्ट में जाके खड़ा होगा तो उसको लगेगा कि हाँ, शायद मैं गुनहगार हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं गुनहगार हूं। और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक तो केस चलेगा ही नहीं, खाली उसको तारीख पे बुलाया जाएगा, क्योंकि जमानत दे दी गई है, तारीख पे बुलाया जाएगा, और बस नोट करे जाओ, जाओ
नोटरी जाओ जाओ। फिर जब 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद केस शुरू होगा, अब उसके बाद तो भी तुम्हारे बेटे की नहीं सुनी जाएगी, उसने वकील जो रखा है उसकी सुनी जाएगी। ठीक है, वकील क्या करेगा जी, देखिए रेप के मामले में, पोस्को के मामले में, और 498 एडीवी 125 376 इन सब में ना आप नार्को टेस्ट नहीं होता, ब्रेन मैपिंग नहीं होता, पोलियोग्राफी नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये प्रोसेस नहीं है, ऐसे नहीं चला जाता। एक रास्ता होता है, उस रास्ते पे चला जाता है। क्यों भाई? अगर भारत का कानून कहता है कि पोस्को जैसा घिनौना केस इस समाज में नहीं है, तो पोस्को जैसी जो ये घिनौना कुकर्म है, इस कुकर्म में ब्रेन मैपिंग, पोलियोग्राफी और नार्को टेस्ट क्यों नहीं? क्यों कंपल्सरी नहीं? क्यों? यानी देखा जाए तो सीधे सीधे हिंदुस्तान समस्त पुरुषों के भविष्य का बलात्कार किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार द्वारा। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार द्वारा निरंतर बलात्कार पे बलात्कार किया जा रहा है पुरुषों का, उन पुरुषों का। अब सोचिए, जिस पुरुष पर, भैया आज आपको मैं बता दूं कि 12 साल की लड़की जो होती है वो शारीरिक संबंध बना लेती है। 12 साल की जो लड़की होती है वो शारीरिक संबंध बना लेती है। अब सोचिए, मान लीजिए 12 साल की लड़की ने 14 साल के लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाया, ठीक है, और वो गलती से किसी ने देख लिया, यह लड़की प्रेग्नेंट हो गई, मेडिकल गई, मेडिकल जाने के बाद केस बना। क्या होता है कि मेडिकल गया, मेडिकल में केस बन गया, डॉक्टर ने पुलिस बुला ली, लड़का जेल चला जाएगा। 14 साल का आपका बेटा जेल में चला गया पोस्को के केस में। ठीक है, मेडिकल में साबित हो गया कि भाई वो है, भाई लड़की ने भी बोल दिया। अब लड़की तो क्या करे, लड़की को तो विक्टिम मान के छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, लड़की को विक्टिम मान के छोड़ दिया जाएगा, लड़की को जेल में डाल दीजिएगा। लड़के के ऊपर जैसे ही केस होता है, उसका जो भविष्य है वो तो अंधकार में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? अब पहली बात, उसको इंसाफ मिलते मिलते 2 साल, 3 साल, 4 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। अगर वो 4 साल में, चलिए मान लीजिए बेगुनाह साबित भी हो जाता है, तो परंतु उसके ऊपर केस तो लगा था ना, इस केस के चलते हुए उसको सरकारी नौकरी तो मिलना बिल्कुल खत्म, बंद। प्राइवेट सेक्टर में भी जिसको जिसको पता लगेगा तो वो लोग कहेंगे अरे भैया इसके ऊपर तो ऐसा हुआ था, हो सकता किया हो, चाहे वो बेगुनाह ही साबित हुआ हो, परंतु किया तो होगा। भाई ऐसे थोड़ी होता है, अगर कहीं धुआं लगा है तो आग भी होगी। जैसा भी सीधी सीधी बात है, अब जैसे ये हैवलॉक की रूना देवी, अब ये कहती है कि जी मेरे साथ भी किया, मेरी बेटी के साथ भी किया। अब बेटी के साथ भी हुआ और उसके साथ भी हुआ, और उसके बाद होता है, मान लीजिए अप्रैल में 1 महीना हुआ, फिर अगस्त में 1 महीना हुआ, ठीक है, और इन दोनों के बाद अगस्त में सितंबर में बंदा चला जाता है। ठीक है, सितंबर में 8 तारीख को सुबह उसके घर से निकलता है 9 बजे, 3 बजे की शिप पकड़ता है, 5 बजे पोर्ट ब्लेयर उतरता है, 5 बज के 6, साढ़े 6, 7 बजे तक बंगाली क्लब जो बंगाली होटल में जाता है, वहां पे रूम लेता है, रात भर वहां रुकता है, सुबह 7 बजे बाहर लॉज छोड़, वो बंगाली होटल छोड़ देता है। उसके बाद जो है वो बाहर रहता है, उसके बाद वो यहाँ पे एक मीडिया पर्सन के साथ सारे दिन रहता है। रात को उसी मीडिया पर्सन ने उसको अपने घर में रखा, खिलाया पिलाया। अगले दिन संडे को, यानी 8 तारीख छोड़ो, 9 तारीख, 10 तारीख, 10 सितंबर संडे था, संडे को फ्लाइट पकड़ता है कलकत्ता की। और वो भी जो कलकत्ता की फ्लाइट किस तारीख को बुक करी गई थी, 8 तारीख की शाम को 4 बजे या 5 बजे के आसपास, 5 बजे भी नहीं, 6 बजे के आसपास। ठीक है, तो अब सोचिए, उस तब पकड़ के जाता है और केस रजिस्टर होता है नवंबर में, यानी सितंबर भी चला गया पूरा, अक्टूबर भी चला गया पूरा, नवंबर में केस डाला जाता है कि जी मुझे शादी का झांसा दिया गया, मेरी बेटी के साथ ऐसा बदतमीजी किया गया। तो ये केस कितना सही होगा कितना झूठा होगा, ये तो अंडमान निकोबार नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसमें कमेंट करें, क्योंकि और इसमें मैं बताऊं, जो सहयोगी हैं, मैं आपको बता देता हूं, इस केस को कराने वाले सहयोगी गुजरात का शैलेश चौहान, ठीक है, पूना और
महाराष्ट्र मुंबई का सचिन गुंजाल, विवेक खेड़कर, राजस्थान का हर्षित जैन, ठीक है, हाँ, उसके बाद नंदी बाबा, और भी कई सारे वकील जो कि कहते हैं ना कि आस्तीन के सांप जिनको कहा जा सकता है, कि कहते जो सामने से वार करे उस दुश्मन को मर्द कहा जाता है। परंतु ये तो हिजड़ों से भी गए गुजरे, छक्के भी, इनको छक्का कहना मतलब छक्कों की तौहीन है, ठीक है, क्योंकि हिजड़े भी आजकल सम्मान की जिंदगी जीते हैं। वो जो थर्ड जेंडर होता है ना, वो भी सम्मान की आज जिंदगी जीता है और उसको भी सल्यूट है। परंतु ये तो वो हैं जिनको किन्नर कहना भी किन्नर की तौहीन होती है, मैं यही कहूंगा। और यही कहता हुआ हमेशा एक बात को कहूंगा कि अगर भई आप लोग चाहते हो परिवर्तन आए तो लाइव आना शुरू कर दीजिए, दलालों का अंत होगा तुरंत। हमारे अल्लाह कहते ना कि हमारी शुरू से एक कहावत है कि आइए तो वेलकम, जाइए तो भीड़ कम, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। तो अगर आज मैं कहता हूं 1% भी ऊपर वाले की दया से, महादेव की असीम कृपा से इतना तो गारंटी है कि हम हारेगा तो नहीं, ठीक है, जीतेगा, निश्चित है हम जीतेगा। और जीतने के बाद हम ये भी साबित करेगा कि कौन कौन उसमें शामिल था, वही बताएगी। और उसके बाद महादेव की कसम खा के कहता हूं कि इन सब के घर में घुस के मारूंगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे ये बुढ़ा हो, जवान हो या बिस्तर पे पड़ा हुआ हो, कुत्ते की तरह मारूंगा। चाहे वो दिल्ली पुलिस रोक पाए, गुजरात पुलिस रोक पाए, मुंबई पुलिस रोक पाए, जो रोकता हो रोके। क्यों? क्योंकि जिसने मुझ पर झूठा केस करने के लिए प्रेरित किया है उसको तो मैं छोड़ेगा नहीं, ठीक है। और शैलेश चौहान को तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि जैसे उसने निर्मला मैडम के ऊपर बात करी है, ठीक है ना, मेरे पास वो सबूत भी है कि 2 गंजे, एक गंजा जेल में है और एक गंजे के ऊपर केस हुआ है, 2 गंजों के, और पाप धोने के लिए वो उसके कौन गई है, गुजो क्या, कहाँ गई है, हरिद्वार ना। तो शैलेश चौहान, मैं ब्रह्मा नहीं, इस ब्रह्मांड के सृजन करता महादेव की कसम खाता हूं, तेरे घर में घुस के मारूंगा, चाहे गुजरात पुलिस मेरे ऊपर कितना बड़ा केस बनाती हो, कितना भी बड़ा केस बनाए गुजरात पुलिस, महादेव की कसम यहां से निकलते ही गुजरात पहुंचूंगा और तेरे घर में घुस के मारूंगा। तेरा तो एड्रेस भी मेरे पास है, चिंता मत कर। इतना मारूंगा ना कि गुजरात पुलिस ये कहेगी कि भाई इतना बेरहमी से क्यों मारा था, ठीक। तूने मांग ली, ये तो हमने आरटीआई लगा के निकाल लिया, आरटीआई लगा के हमने पेपर निकाल लिया कि तूने माफी मांगी। वहां पे तू कूद रहा था सोशल मीडिया पे कि तूने कोई माफी नहीं मांगी ना, लोगों को देख हम दिखाएगा। और तू माफी नहीं, जब तू पिटेगा ना तो नाक रगड़ रगड़ के निर्मला मैडम के ना, जहां चप्पल का तला होता है ना, जब चप्पल के तले में टट्टी भी लगी होगी ना, तो उस चप्पल के तले को चाट कर तू माफी मांगेगा। तू देख मेरी, क्यों? क्योंकि मैं वो नहीं हूं, मैं वो हूं जो मैं कहता हूं ना तो मैं उसे करता हूं, नहीं कहता ना उसको तो मैं और ज्यादा करने लगता हूं। तो तेरी हालत तो बहुत कुत्ते से भी बदतर बनाऊंगा शैलेश चौहान, ठीक। जितने भी तेरे हो, नंदी हो, तेरा वो सचिन गुंजाल हो, विवेक खेड़कर हो, हर्षित जैन हो, और भी तेरे जितने यार हो ना, वो क्या नाम है, अभिनव झा, रंडी का, सबको इकट्ठा कर ले, सबको, ठीक, मनोज राणा जैसे लोगों को। हम दबेगा नहीं, समझा? मैं उनमें से नहीं हूं, क्या कहते हैं कि जब तूफान आता है ना तो जो पेड़ झुक जाता है वो बचता है। मैं वो पेड़ नहीं हूं जो झुक जाए, मैं वो पेड़ हूं जो टूट हजारों शाखाओं को जन्म दूंगा और तेरी गांड में वो शाखाएं घुसाऊंगा। साले कुत्ते, तेरे को, तू तो कुत्ता भी नहीं है, परंतु तुझे वो हालत तेरी करूंगा जो जिंदगी में तूने सोची नहीं होगी, ठीक। तो इस लाइव के माध्यम से मैं सिर्फ यही कहूंगा कि भैया पीड़ित पुरुषों, इन जो नाम मैंने लिए हैं, अभिनव झा, संजीव कुमार, ठीक है, और ये नंदी दलाल, नंदी बाबा जो है, ठीक है, और अभिनव झा, विवेक खेड़कर, सचिन गुंजाल, ये जो अपने आप को हर्षित जैन, ये जो पीड़ित पुरुष की लड़ाई लड़ने के ना ड्रामे कर रहे हैं, इन लोगों से सावधान रहिए। अगर आपको लुटना है तो जरूर जाइए, उन संस्थाओं के पास जरूर जाइए जो महातंत्र पर जाके बैठ जाती हैं, हम अनशन कर रहे हैं,
एक दिन का अनशन उनकी पैसे को कमाने का तरीका है। ठीक है, आज तक ये बताइए कि इनका विरोध किसी ने क्यों नहीं किया? इन दलालों का विरोध किसी ने क्यों नहीं किया? ये जो जंतर मंतर पे जाकर के बैठते हैं दलाल, इनका विरोध किसी ने क्यों नहीं किया? खाली विशाल गौरव ने क्यों किया? परंतु हाँ, विशाल गौरव का विरोध इन सब दलालों ने किया। आपको पता, जो चीज आपको, जैसे अकबर महान, ठीक है, और जहांगीर महान, ये सब तो आपको इतिहास में पढ़ाया गया ना यहाँ पे शुरू से। परंतु आपको पढ़ाया गया कि चंद्रशेखर आजाद महान थे, सरदार पटेल महान थे। आपको वही पढ़ाया गया जो कोई महान नहीं था। महान जो थे वो ये थे कि लड़ना जरूरी है, डंडे के जोर पे तो कुत्ता भी नहीं भगाया जा सकता आज के जमाने में, और इन लोगों ने आजादी ला दी। ठीक है, चरखा चला के डंडा हिला के आजादी आ गई। नहीं, आजादी भगत सिंह की बंदूक से आई, चंद्रशेखर आजाद जी के बंदूक से आई, सरदार पटेल के डंडों से आई, जो उन्होंने प्रॉपरली रणनीति। आपको पता होना चाहिए कि अगर आज हमारे देश में एक तीसरा भी पाकिस्तान होता, वो है हैदराबाद। किसने नहीं बनने दिया? वो है हमारे सरदार पटेल जी ने। सच्चाई किसी को नहीं पता। खाली यहाँ खाली कहते हैं ना कि जैसे आपको बता दूं, बंगाली भाई भाई, गुजराती भाई भाई, पंजाबी भाई भाई, परंतु वो ये नहीं कहते कि सही इंसान कौन है। जैसे आपको मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी जो है वो खानदानी पार्टी है, खानदान की। उसमें पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, फिर उसके बाद प्रियंका गांधी, यानी टोटली गांधी। और यहाँ पर बीजेपी सरकार क्या है, जिसे लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बनाया, फिर अटल बिहारी जी आए, फिर उसके बाद आपके अमित शाह, राजनाथ सिंह जी, नरेंद्र मोदी साहब, आदित्य योगीनाथ। यानी यहाँ पर काबिलियत को मौका मिला। ठीक है, अब जैसे कहते हैं ना कि अब जब से बीजेपी सरकार आई है, हिंदू जाग गया है। एक गाना शुरू होता है, आप लोगों ने सुना होगा, हिंदू हैं हम तुम। क्यों भैया? आज से 15 साल 20 साल पहले जब बीजेपी सरकार नहीं थी तो क्या मुसलमान थे, सिख थे, क्या थे? हिंदू नहीं थे। आज से 20 साल पहले हिंदू नहीं थे, क्या थे? बताओ ना मुझे, आज ही पता लगा हिंदू हो तुम। आज से पहले हिंदू नहीं थे तो क्या थे? बताओ मुझे, बताओ मुझे, मैं सुनना चाहता हूँ, क्या थे? आज से पहले तुम हिंदू नहीं थे तो क्या थे? क्या थे मुझे बताओ, मैं भी सुनूंगा कि भाई तुम आज से पहले हिंदू नहीं थे तो क्या थे। मैं वो सुनूं तो सही कि तुम हिंदू नहीं थे तो क्या थे। हैं? अब भगवान ना करे, देखिए इस 2029 का चुनाव होगा प्रधानमंत्री का, मोदी साहब तो रहेंगे नहीं, क्योंकि मोदी साहब की उम्र हो चुकी है, मोदी साहब चले जाएंगे। हो सकता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम जो हैं आदित्य योगीनाथ जी प्रधानमंत्री का पद संभालें। अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है। परंतु ऊपर वाले की अगर ऊपर वाले की कृपा नहीं हुई, कोई और बैठा, मान लीजिए कोई कांग्रेस पार्टी का बैठ गया, कांग्रेस पार्टी वापस आ गई, फिर क्या होगा? फिर हिंदू वहीं पहुंच जाएगा जहां था, बिल के अंदर घुस जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, बात होती है कि अपने धर्म, देखो दूसरे के धर्म को गिराने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे साफ कहूंगा, दूसरे का धर्म जैसा है, अच्छा है, महान है, बहुत बढ़िया है। मुसलमान का धर्म अपनी जगह महान है, ईसाइयों का धर्म अपनी जगह महान है, सिखों का धर्म अपनी जगह महान है, बौद्धिस्ट का धर्म अपनी जगह महान है। उसी तरह से हमारा सनातन धर्म कल भी महान था, आज भी महान है, कल भी महान रहेगा, परंतु उसको महान हमें रखना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, आप लोगों ने मुसलमानों का देखा होगा, त्योहार जो होता है बकरीद होता है, तो वहां बकरे कटते हैं, काटते हैं, यानी उन्होंने वो ट्रेडिशनल बनाया हुआ है। बकरीद पे बकरा कटेगा, मीठी धोती है उनका, मीठा बनेगा, सेवैयां बनती हैं। ठीक है, उसके बाद ताजिया निकलती है, वो देखो खुद को जख्म देते हैं। क्यों देते हैं वो मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, पर देते हैं। ठीक है, क्यों देते हैं, क्या चीज कर देते हैं, आई डोंट नो। ठीक है, तो उन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल ट्रेंड है वो वैसे ही चलाया हुआ है। परंतु हिंदुओं क्या, पहले क्या होता था, पहले सनातन धर्म के लिए यज्ञ होता था, अनुष्ठान होते थे, मंत्र उच्चारण होता था, हफ्ता हफ्ता। अब क्या होता है, अब हफ्ते में दुर्गा पूजा होता है, आपका यानी नवरात्रे होते हैं, दशहरा होता है, उसके बाद गणपति है,
शिवरात्रि होता है, और भी जगह अलग अलग मेले लगाए जाते हैं, कई कई अनुष्ठान होते हैं, परंतु उन अनुष्ठानों में क्या चल रहा होता है, कंपटीशन कर रहे होते हैं। आई चिकनी चमेली चुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई। बच्चों को सिखाया जाए कि धर्म सिखाया जाए, तो धर्म नहीं सिखाया जाता, एंटरटेन सिखाया जाता है। ठीक है, अभी क्या कहना नहीं चाहिए, गणपति विसर्जन पे 2 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, जी ठीक है, विसर्जन करने जा रहे हैं। जितने भी हों, हिंदू सनातन ले लो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और इधर लेके कलकत्ता बंगाल तक, विसर्जन के टाइम पे अधिकतर हिंदू सनातनी जो होगा, जो विसर्जन के लिए जा रहा होता है, उसमें से 50 to 60 to 70% जितने भी होते हैं, सब पिए हुए होते हैं। अरे तुम अगर अपने धर्म को पी करके बर्बाद कर रहे हो, पी करके उस धर्म में जा रहे हो, तो फिर दूसरा तुम्हारे धर्म को कैसे मानेगा? ठीक है, तुम्हारे धर्म में जब विसर्जन का टाइम आता है, विसर्जन हो रहा है, तो फिल्मी गाने चल रहे हैं। ठीक है, अरे फिल्मी भक्ति गाने हो तो चलाओ, जैसा भैया अमिताभ बच्चन का एक मूवी का गाना है, हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़ी बना दे मेरा काम। अगर ये फिल्मी गाना इस तरह का हो तो चलाओ, परंतु अब मैंने सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, सुबह उठ के ये पहला काम कर लिया, तो ये जो हो रहा है, सनातन धर्म को बर्बाद करने वाला कौन? हिंदू खुद। ठीक है, उसके पहली बात, आजकल के हिंदू जो परिवार है, जिसमें खासकर कह लीजिए जो हेड ऑफ फैमिली होते हैं, माँ बापों को खुद को ही नहीं पता कि भाई आपका गायत्री मंत्र क्या है, क्या है, गणपति स्तुति क्या है, दुर्गा जी की आरती क्या है, शंकर भगवान की आरती क्या है, नारायण जी की आरती क्या है, भाई ये भी नहीं। ठीक है, छोटे छोटे श्लोक्स हैं, ठीक है, वो भी उनको याद नहीं है। भाई 9 ग्रह के 9 श्लोक्स हैं, छोटे छोटे हैं, वो उनको याद नहीं है। ठीक है भाई, 108 राम के नाम उठिए, 10 जो भगवान विष्णु के 10 नाम होंगे, शिव के 10 नाम याद नहीं होंगे। ठीक है, दुर्गा के भी छोड़ दो, क्यों? क्योंकि एंटरटेनमेंट, जहां पर एंटरटेनमेंट है वहां जाना है, जहां एंटरटेनमेंट, तो फिर कैसे? यहाँ पे जहाँ पे भक्ति होगी, जहाँ भाव होगा, जहाँ पे मंत्र उच्चारण होंगे, वहां नहीं जाना है। ठीक है, हरि कीर्तन करना कोई बुरी बात नहीं है, आप नाचिए, बढ़िया है, परंतु क्या हरि ने ये मना किया है कि अधर्म के खिलाफ शस्त्र मत उठाओ? हरि ने बोला, नारायण ने, शिव ने, दुर्गा ने, काली ने, इन्होंने बोला कि जो है अधर्म के खिलाफ शस्त्र मत उठाओ? बोला इन्होंने? नहीं बोला। इन्होंने बोला कि अधर्म के खिलाफ शस्त्र उठाओ। अगर आप खुद देखिए, मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे मुसलमानों के, क्या उनके पास कोई शस्त्र दिखा? कहीं से दिखा? नहीं। उनका एक क्या कह लीजिए कि उनको कब्र कहा जाए, क्या कहा जाए, आई डोंट नो, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा ऊपर वाले से, कि उनका धर्म उनकी जगह है, तो उनके जो ईश्वर हैं, मुसलमानों के जो ईश्वर हैं, उनके पास कोई वो नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं दिखता। ठीक है, जीसस क्राइस्ट हैं, यीशु मसीह हैं, उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं दिखता। ठीक है, ना जीसस क्राइस्ट के पास अस्त्र शस्त्र है, ना पैगंबर साहब के पास अस्त्र शस्त्र है। ठीक है, एक गुरु नानक साहब के पास अस्त्र शस्त्र देखा जाता है कि उन लोगों को देखिए थी, उनका जो तलवार होता है, ढाल होता है, वो सब कुछ है, परंतु वो लोग कट्टर भी हैं उसी हिसाब से, उनको छेड़ो नहीं। ठीक है, उनको छेड़ोगे तो छोड़े नहीं जाओगे। जो खालसा पंथ लोग हैं, आपने देखा होगा, खालसा लोग जो होते हैं, उन लोग बिल्कुल कट्टर हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, जो खालसा के लोग थे, उन्होंने पुलिस वालों के हाथ तक काट दिए थे। क्यों काट दिए थे? क्योंकि उनको छेड़ो नहीं, उनको छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। तो इसी तरह से कहा जाता है कि भाई हिंदुओं को भी किसी धर्म को बुरा नहीं कहना है, ना मुसलमानों के, ना सिखों के, ना ईसाइयों के, सबका धर्म महान है भाई, परंतु कोई हमारे धर्म को गिराना चाहेगा तो फिर हम बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर हमारे देवी देवताओं के पास तो सुदर्शन चक्र भी है, गदा भी है, त्रिशूल भी है, ठीक है, और भी बहुत सारा है,
तीर है, तलवार है, और भी पता नहीं क्या क्या शस्त्र है, भगवान जाने, बहुत बड़े बड़े शस्त्र हैं हमारे देवी देवताओं के पास, सब चलेंगे, फिर छूटेंगे नहीं एक भी। तो ये होना चाहिए, परंतु होता क्या है, ये सब नहीं होता, इसका उल्टी होता है। अभी सिर्फ गाना गवाने के लिए, नचाने के लिए बोलो तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, परंतु धर्म का प्रचार प्रसार के लिए, सही मायने में धर्म का प्रचार प्रसार के लिए कोई नहीं होगा। तो यही सब चीजें हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई पीड़ित परिवारों के लिए जो झूठे मुकदमे आज हो रहे हैं उन पर पाबंदी लगे, उन पर कोई रोक लगे, तो उसके लिए सिर्फ आपको एक ही तरीका है, वो है भाई आप लोग खुद विशाल गौरव समान अधिकार आयोग की वीडियोस को देखें, और उन वीडियोस को देखकर अगर आप आने वाले समय में जो आज का नया यूथ है, जो बच्चे हैं, खासकर पुरुष जिन पर पोस्को के केसेस लगने के चांसेस 90%, 99.9% हैं। क्यों? क्योंकि भैया देखिए, प्रेम किसी भी उम्र में हो सकता है। अगर आज एक 14 साल का उम्र का लड़का प्रेम करता है और वो अपनी भावनाओं के आवेश में बहकर शारीरिक संबंध बना लेता है और वो बात खुल जाती है, तो उस लड़के पर मुकदमा हो जाएगा, पोस्को में अंदर चला जाएगा। लड़की 2-4 साल केस लंबा खींचेगा, लड़की उस लड़के को भूलकर किसी और के साथ सेट हो जाएगी, और फिर वैसे भी ये तो धंधा बना लिया है इन लोगों ने। तो इसका यही एक प्रोसीजर है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि परिवर्तन आए तो लाइव आना शुरू करिए। 3 लोग तो देख रहे हैं, ये हम भी देख रहे हैं कि 3 लोग देख रहे हैं, परंतु कहते हैं ना कि विशाल गौरव के सामने आकर डिबेट करने की ताकत शायद ही किसी में हो। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा और यही कहूंगा कि अगर वाकई आप परिवर्तन चाहते हैं तो आगे आइए, और आगे आकर जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाइए, और अस्त्र शस्त्र के साथ उठाइए। और मैं यही कहूंगा कि पोस्को के केस में, रेप के केस में लड़की के परिवार वालों का नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पोलियोग्राफी टेस्ट कंपलसरी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि झूठे रेप और पोस्को के केसेस में बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है, और जितनी जल्दी नार्को टेस्ट होगा, जैसे ही लड़की थाने पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ये ऑर्डर करके, खासकर केंद्र सरकार से मैं कहूंगा, इस लाइव के माध्यम से केंद्र सरकार से कहूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को तो मैं कुछ अब समझता ही नहीं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी, उस वीडियो में था कि जितनी बार भी सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को कुछ भी बोला, इंदिरा गांधी जी ने उस समय अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए जो है क्या कहते हैं उसको, इमरजेंसी कहते हैं। तो उस समय इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी लगाकर तुरंत जो है पार्लियामेंट बैठाई, और पार्लियामेंट में उस जो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था उसका अपोजिट कानून पास करा के उन्होंने उस काम को किया। तो इसका मतलब एक चीज तो उस वीडियो से ये साबित हो गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर सही मायने में अगर आज कहा जाए कि इस समाज में एक परिवार के लिए, एक पुरुष परिवार के लिए जिन पर दहेज का केस होता है, जिन पे झूठे रेप का, पोस्को का केस होते हैं, उनके बचने का सिर्फ एक तरीका है, वो है केंद्र सरकार से अपने लिए एक मजबूत कानून। और हम ये नहीं कहता कि भाई इन कानूनों को, पोस्को को या रेप को हटा दिया जाए, बिल्कुल नहीं हटाया जाए, बल्कि इन कानूनों में और सख्त कड़ा कानून लागू कर दिया जाए कि अगर ये साबित होता है कि पोस्को और रेप सही है तो तुरंत ही हम कहते हैं कि फांसी देने की भी जरूरत नहीं है, उसको ले जाओ भरे चौराहे पे खड़ा करके गोली मारो, जिससे कि आने वाले समय में अगर किसी के दिल और दिमाग में रेप और पोस्को जैसे घिनौने कुकर्म को करने की मनसा जागे तो उसकी रूह कांप जाए। गोलियां दागो उसके अंदर, इतनी गोलियां दागो कि उस कहां से हगे और कहां से पादे वो भी ना समझ में आए, इतनी गोलियां उसके अंदर डलनी चाहिए, ठीक है। परंतु अगर वही जैसे ही लड़की या लड़की के परिवार वाले जाते हैं और पोस्को और रेप का झूठा केस दर्ज करते हैं और नार्को टेस्ट में साबित हो जाए तुरंत ही कि इस लड़की या लड़की के परिवार वाले झूठ बोल रहे हैं, तो उतनी ही गोलियां उनकी भी दागी कि हगे और पादे का सिस्टम उनको भी ना समझ में आए। ऐसा होना चाहिए। और इसको करने के
लिए जितना भी संभव प्रयास होगा वो विशाल गौरव आयोग करेगा ही करेगा। बाकी तो भैया देखो, इस दुनिया में भगवान श्री कृष्ण ने पहले भी बोला है, उस युग में ही बोल दिया था कि कलयुग में कैसे लोग होंगे, खाली गण चट्टू लोग, जो चमचागिरी करने वाले लोग होंगे ना, वही लोग होंगे जो सही मायने में कहा जाए मर्द इस कलयुग में तो नहीं होंगे। कलयुग में अगर मर्द होते तो आज झूठी पोस्को, झूठे रेप केस करने वाली, झूठे 498, झूठे डीवी, झूठे 125, यानी घरेलू हिंसा से लेकर के रेप और पोस्को तक के जो झूठे महिलाएं केस कर रही है ना, इनको भी फांसी होनी शुरू हो जाती अगर पुरुष सही मायने में मर्द होता तो। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि भैया अगर तुम लोगों को लगता है कि आज पुरुषों का जीवन आने का एकमात्र विकल्प, एकमात्र इस ब्रह्मांड में, इस समस्त ब्रह्मांड में सिर्फ आपके पास एक ही विकल्प है, वो है विशाल गौरव समान अधिकार आयोग और क्षमा प्रवीण समान अधिकार आयोग पर जुड़कर अपनी बातों को बोलना। और अदरवाइज दलाल संजीव कुमार जैसे लोग, नंदी बाबा जैसे लोग, अभिनव झा जैसे लोग, शैलेश चौहान जैसे लोग, इन जैसे लोगों के और वकीलों और संस्थाओं के बीच में जाके फंसोगे तो जिंदगी भर एक बात बता दूं, आपके बच्चे को इंसाफ मिलेगा ही नहीं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और यही कहूंगा कि जिन लोगों को जुड़ना है वो लोग जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को पता ही होगा, 9871573550। दोबारा से बता देता हूं, 9871573550। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे जुड़ करके व्हाट्सएप पर और इस ग्रुप से जुड़कर, मैं ये कहूंगा कि इस ग्रुप से जुड़कर हमारी तरह वीडियो बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि व्हाट्सएप का मेरा नंबर आपको मिल गया है तो अब आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए, उसमें दुनिया भर का ड्रामा चलता रहे। वो ड्रामे वाला हम सीन करता नहीं है। कोई कानूनी सलाह का कोई लॉलीपॉप नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ एक चीज आपको सिखाई जा रही है कि अगर आपको अपना अधिकार चाहिए तो किसी भी वकील, किसी भी एनजीओ के चक्कर में ना फंसे। विशाल गौरव समान अधिकार आयोग और क्षमा प्रवीण समान अधिकार आयोग की तरह मुंह फाड़कर चिल्लाना शुरू करें, जिससे कि लोगों की सच्चाई सामने आए। 22 साल, 25 सालों से पीड़ित पुरुष और उनके परिवारों को जंतर मंतर बुलाया जाता है, परंतु एक कानून बताइए जो पुरुषों के फेवर में आज तक आया हो। खाली ये कि अरेस्टिंग नहीं होती। अरे भाई, अरेस्टिंग हो या ना हो, परंतु उनको हर तारीख पर हर महीने कोर्ट में जाना तो पड़ रहा है। तो यही तो टॉर्चर है। टॉर्चर तो यही है, लड़की केस करके दूसरी शादी करके किसी और के साथ, फिर वहां पे केस करके तीसरी शादी किसी और के साथ। 32 सालों में 32 शादियां, ऐतिहासिक रिकॉर्ड। यानी लड़की की उम्र 32 साल है, परंतु वो 32 शादियां कर चुकी है। आप सोचिए कि कौन सी उम्र में उसने शादी करनी शुरू करी होगी। ऐतिहासिक फैसला है हिंदुस्तान का, ऐतिहासिक रिकॉर्ड है ये। 32 साल में 32 शादियां। हो सकता है कि कोई ऐसी भी हो जो 32 साल में 62 शादियां भी करके 64 शादियां भी करके बैठी हो, ऐसी भी हो सकती है। खाली है, लड़की का नाम छुपा दो, औरत का नाम छुपा दो, और औरत की शक्ल छुपा दो, औरत का ये छुपा दो, सब चीज औरत की छुपा दो और उसको मजे लेने दो। तो ये नहीं होगा। विशाल गौरव समान अधिकार तो नहीं होने देगा। और बाकी जितने लोग विशाल गौरव समान अधिकार आयोग के अपोजिशन में, वो तो पक्की बात है भाई, साबित होता है कि वो दलाल है। किनके दलाल हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये भी साबित होता है कि भाई विशाल गौरव समान अधिकार आयोग तो ये तो नहीं कह रहा ना हम पैसे लेते ना हम देते, ना हम लेंगे ना हम लेने देंगे। सीधी सीधी बात है। जैसे नरेंद्र मोदी साहब का कहना है ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, उसी तरह से विशाल गौरव समान अधिकार आयोग का एक उद्देश्य रहा है कि दलालों से किसी भी पीड़ित पुरुष और पीड़ित परिवारों को नहीं लूटने देंगे। और अगर तुम लूटना चाहते हो तो जाओ भैया, शौक से जाके लूट जाओ। नंदी के पास जाके लूटो, नरेश मेहंदी दत्ता के पास जाके लूटो, तुम अभिनव झा के पास लूटो, शैलेश चौहान के पास जाके लूटो, 250-500 सदस्य बनाओ। अभी आपको पता है मेंस राइट वेलफेयर एसोसिएशन में एक सदस्य था, गुजरात का था, वो कौन सी जेल में बंद है आज तक पता ही नहीं है। खाली उसको 250, उससे 250, 500 रुपए, उस समय तो 500 रुपए लिए, 500 रुपए लेकर के आई कार्ड बना के दे दिया, हम बस आपको हम सलाह देंगे, हमने आपको एक वकील दे दिया, अब वकील को पैसे दिए जाओ, वकील को पैसे मिलेंगे, उसमें से कमीशन संस्था को चला जाएगा, बात तेल लेने जाओ। यानी लूट मार का धंधा प्रॉपरली चल रहा है। अगर इस लूट मार के धंधे से बाहर निकलकर वाकई में भारत के
पुरुषों के लिए, भारत के पुरुष परिवार के लिए अगर आप एक सुरक्षित कानून चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ विशाल गौरव समान अधिकार आयोग और समा प्रवीण समान अधिकार आयोग के सोशल मीडिया पेज से, ठीक है, और उसके बाद अभी हमारा यूट्यूब चैनल चालू हो गया है, क्योंकि यहाँ पर 30 दिन के बाद जो वीडियो डिलीट हो जाती है वो वीडियो 30 दिन के बाद आपको वहां मिलती है, वह समान अधिकार आयोग करके वहां पर है, तो वहां पर आपको देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो को हम डिलीट नहीं होने देगा। इस वीडियो को 30 दिन के बाद जैसे ही डिलीट होगा, होने की तैयारी होगी, हम इसको डाउनलोड करके हम वहां डाल देगा, जिससे कि लोगों को लाइफ टाइम पता रहे कि जो एक काम करने वाली सही संस्था है, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों किसी ना किसी को तो ये समझ में आएगा कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में 2 ही 3 लोग ऐसे हैं जो सही काम कर रहे हैं। उसमें से एक विश्व समान अधिकार आयोग है, उसमें से समा प्रवीण समान अधिकार आयोग है, उसमें से देखिए निर्मला मैडम जी का नाम बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है, परंतु फिर भी कहते हैं ना कि जब इंसान मेहनत करना छोड़ दे तो उसका नाम का थोड़ा सा कमी हो जाती है, ठीक है ना। जैसे अभी आपको पता ही लगा होगा कि उन्होंने जैसे ही पूछा कि पैसा लेना चाहिए तो ये दलाल कूद कर आ गया, आपका नंदी बाबा करके जो दलाल है, हाँ पैसा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्री में काम करने से इज्जत नहीं मिलती, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं एक बात जानता हूं कि फ्री में काम करने से हो सकता है इस धरती पर इज्जत न मिले, ना जरूर जानता हूं कि मैं जो काम कर रहा हूं, मैं यहाँ के ये कीड़े मकोड़ों के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं इस सृष्टि पर अपने महादेव के, देव आदिदेव महादेव के लिए काम कर रहा हूं। मैं महादेव का गण हूं, एक छोटा सा दास हूं जो इस धरती को सही और स्वच्छ बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि एक होता है सिर्फ मुंह में राम बगल में छुरी, यहाँ पे मुंह में राम बगल में छुरी नहीं है, यहाँ पे है कि हो उसमें नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पोलियोग्राफी कंपलसरी होनी चाहिए। जितने भी ये दलाल हैं, नरेश मेहंदी दत्ता, नंदी बाबा और तुम्हारा विवेक खेड़कर, सचिन गुंजाल, ये जितने भी लोग हैं, क्यों नहीं कहते कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, ब्रेन मैपिंग होना चाहिए? क्यों नहीं कहते? बताए ना मुझे, आओ लाइव आओ, बताओ। नहीं बताएंगे, क्यों? अपनी शक्ल छुपाएंगे। जैसे आप लोगों को पता ही होगा, इन लोगों ने तो अपनी फेसबुक की आइडेंटिटी तक छुपा रखी है। क्यों छुपा रखी है? क्योंकि ओरिजिनल बात कभी सामने ना जाए। ये तो लोग तो मनोज राणा जैसे लोग वीडियो बनाएंगे और डिलीट कर देंगे, 4 दिन बाद ही वीडियो डिलीट हो जाएगा। पोस्ट वीडियोस में एडिटिंग करी जाएगी, हमारी वीडियोस को लिया जाएगा, उसमें से एडिटिंग करी जाएगी, शक्ल इधर काटी जाएगी, उधर चिपकाई जाएगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, और फिर 4 दिन बाद वो भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक राजस्थान में एक समाज सेविका गई थी, पहले वो विशाल गौरव समान अधिकार आयोग पे आती थी, फिर वो दलाली करने चली गई। किसके साथ गई वो तो भी आपको लोगों को पता ही है, ठीक है। वहां जाकर के वीडियो बनाती है कि आप इनसे जुड़िए, और बाद में वो वीडियो भी डिलीट हो जाता है, कहाँ चला जाता है पता ही नहीं। अरे भाई, कोई चीज हो तो प्रॉपरली हो ना, मैनेज हो, लोगों को पता लगे। विशाल गौरव समान अधिकार आयोग कहाँ, किसको, कैसे, कब गाली देता है, लाइव में देता है, पीठ पीछे देता नहीं, खुलेआम। अब जैसे नंदी दलाल है, ठीक है, विशाल गौरव समान अधिकार आयोग से जब इसका मैं कमेंट चेक कर रहा था तो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इसने विशाल गौरव समान अधिकार आयोग को ब्लॉक कर रखा है। परंतु वो ये नहीं जानता कि मैंने इन लोगों की आइडेंटिटीज को पता करने के लिए, मेरे पास विशाल गौरव पुरुष आयोग है, विशाल गौरव परिवार आयोग है, विशाल गौरव महिला आयोग है, विशाल गौरव बाल विकास मंत्रालय है, विशाल गौरव, यानी विशाल गौरव की कम से कम और भी 17-18 है, आप ढूंढोगे मिलेंगे। विशाल गौरव खुद में अपना एक ब्रांड है भाई, जरूरत नहीं है किसी की। शेर का बच्चा एक ही अच्छा, जब तक जिंदा रहेगा लोगों को बताकर रहेगा कि हाँ दलाल कौन है इस देश में। पीड़ित पुरुष को लूटने वाली एनजीओ ही जो कहती है हम पीड़ित पुरुष की लड़ाई लड़ रहे हैं, वही दलाल है, वही वकील दलाल है जो अपने आप को कहता है कि हम पीड़ित पुरुष की लड़ाई लड़ता है, वही वकील दलाल है। क्यों? क्योंकि वो सच नहीं बोलता। उसके पास अगर एक बाजारू धंधे वाली महिला भी जाकर बोलेगी ना कि वकील साहब हमारा केस लड़ोगे, तो बस उसको फायदा दिखेगा, वो तुरंत उसका केस लेकर लड़ेगा और तुमको फंसा देगा, जैसे सचिन गुंजाल ने किया। तो ये दलाली जो खाई गई है, इस दलाली का अंत होगा तुरंत, अगर आप चाहते हो। आज भी मैं आश्वासन देता हूं कि अगर 1 लाख पुरुष
1 लाख पीड़ित परिवार हमसे जुड़कर हमारे तरीके से काम करेगा। हम वादा करता है कि केंद्र सरकार से सीधे बात होगी, सीधी बात, नो बकवास। जय शंकर महाराज।